Hello and welcome everyone. This is Abhishek Gupta and you are watching Abhishek Academics. In this video I am going to explain a poem for the students of class 10th from their English textbook First Flight. This is your poem number 6 named as Amanda, written and composed by Robin Klein. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं. So Amanda is the name of a little girl and the girl is around 13 years old. और इस एज में जैसा कि आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं. उनको ये लगने लगता है कि उनके पेरेंट्स या फिर उनसे जो एल्डर लोग हैं वो उनको कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कंट्रोल करने लगे हैं और वो इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं. उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है. तो पोएम में भी अमेंडा को उसका कोई एल्डर, प्रोबेबली उसकी मॉम या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसकी मॉम, क्योंकि हमारी मॉम ही ऐसी होती है जो कि हमको कोई भी काम करने या ना करने के लिए सही सजेशन देती है और बार बार हमको उस बात के लिए इंटरप्ट किया करती है. तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अमेंडा की मॉम अमेंडा को किसी बात के लिए बार बार इंस्ट्रक्ट करती हैं, बट अमेंडा जो कि बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो चुकी है उसको अपनी मॉम के ये कमांड्स, ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे नहीं लग रहे हैं. इस पोएम में अमेंडा को उसकी मॉम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि अमेंडा उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या फील करती है. सो इन दिस वीडियो I'll read the poem and explain it to you. I'll also discuss about the difficult word meanings and the literary devices that have been used in this poem. So let us begin the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, hunch means to bend. जब आप आगे की तरफ थोड़ा झुककर चलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं hunch, and slouching means sitting in a lazy way. So in this stanza, most probably Amanda की मॉम अमेंडा को कुछ ना करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही हैं. वो कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नेल्स को अपने मुंह से मत चबा. जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गर्ल है जो कि अपने नेल्स को अपने मुंह में देके चबा रही है. सो दिस इज अ बैड हैबिट. वी ऑल नो दैट दिस इज अ बैड हैबिट. इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक ऑल्सो. सो अमेंडा की मॉम यहाँ पर उसको मना कर रही है कि ऐसा मत करो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों को झुकाओ मत, अपने कंधों को उचकाओ मत. एंड इस तरीके से लेजी वे में मत बैठो, सीधे होकर बैठ जाओ. सो इन नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अमेंडा जो है वो इस बारे में क्या सोचती है. इस स्टैंजा में हमें अमेंडा का वो व्यू देखने को मिलता है कि अमेंडा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो उन इंस्ट्रक्शंस के अपोजिट क्या सोच रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो चुकी है. वो अपनी मॉम की कही हर बात को अपोज करने लगी है. तो यहाँ पर सोचती है देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, a mermaid drifting blissfully. Languid means relaxed, emerald means hair, green colored, and inhabitant means resident. मरमेड एक तरीके की इमेजरी क्रीचर है जिसको कि हम लोग जल परी के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इसकी जो अपर बॉडी है वो एक गर्ल की है एंड इसका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बिल्कुल फिश की तरह है. एंड ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरीड स्लोली बाय द वाटर. ब्लिसफुली मीन्स होता है खुशी खुशी. सो अब यहाँ पर अमेंडा की जब मॉम उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट कर रही थी उल्टे सीधे काम ना करने के लिए, वो उससे कह रही थी अपने नाखून मत चबाओ, अपने कंधे मत उचकाओ, सीधे होके बैठो. तो अमेंडा यहाँ पर ये सोच रही है कि वो एक मरमेड की तरह है जो कि एक एमराल्ड सी में रिलैक्स होना चाहती है और वहाँ पर पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे खुशी से तैरना चाहती है. तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर अमेंडा की मॉम उसको कंट्रोल कर रही है कि वो कुछ गलत काम, उल्टी सीधी हरकतें ना करे, क्योंकि मोर ओवर ये सारे काम करने पर आप लोग अच्छे नहीं लगते हैं. तो अब अमेंडा क्या सोच रही है कि वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती है. इस स्टैंजा से हमको यही क्लियर होता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती है. वो अकेले रहना चाहती है किसी एमराल्ड सी में जहाँ पर वो रिलैक्स्ड होकर एक मरमेड की तरह खुशी खुशी ड्रिफ्टिंग कर सके.
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब इस स्टैंजा में आप लोग अमेंडा की पोजीशन को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी मॉम्स उनको बार बार इंस्ट्रक्ट करती हैं क्योंकि वो बच्चे अपना काम नहीं करते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर अमेंडा की मॉम भी उसको बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही है, उससे बार बार पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमेंडा? तुमने अपने रूम को गंदा तो नहीं किया है अमेंडा? अगर किया है तो उसको साफ करो। और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे अपने शूज़ क्लीन करने को कहा था, क्या तुमने उन शूज़ को क्लीन कर लिया है? तो इसके अपोजिट अब अमेंडा क्या रिएक्ट कर रही है, वो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर चुके हैं या फिर उसके साथ नहीं रहते हैं। एंड हस्ड मीन्स क्वाइट, बिल्कुल शांत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अमेंडा बहुत ज़्यादा रिबेलियस फील कर रही है, वो अपनी मॉम की कही गई हर बात को अपोज करती है। वो अपनी मॉम से और उनके इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है और उसकी इरिटेशन हमें इस स्टैंजा से क्लियर हो जाती है कि वो इतनी ज़्यादा इरिटेट है अपनी मॉम से कि वो चाहती है कि वो एक ऑर्फन हो जाए, कि उसके माता पिता उसके साथ बिल्कुल रहे ही ना और फिर वो गलियों में घूमती रहे और अपने अनकवर्ड अपने बेयर फीट से वो क्या करे, पैटर्न बनाए सॉफ्ट डस्ट पर। मतलब जो रेत होती है या मिट्टी होती है उस पर बच्चे अपने पैरों से कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, वैसा ही अमेंडा भी करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसके माता पिता रहें और वो उसको बार बार ऐसा ना करने के लिए इंस्ट्रक्ट करें। फिर वो कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस जो है वो गोल्डन है। अब यहाँ पे गोल्डन वर्ड का यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा प्रीशियस के लिए। उसके हिसाब से साइलेंस जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। उसकी मॉम हमेशा उसे टोकती रहती है कामों पर, तो वो चाहती है कि उसकी मॉम अब चुप हो जाए, वो बिल्कुल भी उसके साथ अब ना रहे और वो कैसी हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए। इसीलिए वो कहती है कि फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा में हमें फिर से अमेंडा की मॉम की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलते हैं जो वो चाहती है कि अमेंडा ना करे। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। एक्ने मीन्स पिंपल्स। तो अमेंडा की मॉम क्या कहती है कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा, अपने पिंपल्स का थोड़ा ख्याल रखो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इस गर्ल का फेस जो है वो छोटे छोटे पिंपल्स से भरा हुआ है और ज़्यादा चॉकलेट खाने से या ऑयली चीज़ें खाने से क्या हो जाता है, ये पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो अमेंडा की मॉम नहीं चाहती है कि अमेंडा के पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो वो उनसे कहती है कि प्लीज़ उस चॉकलेट को मत खाओ। और बाद में वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो अमेंडा, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि जब कोई उनको ज़्यादा डांटता है या उनके मतलब की बात नहीं करता तो बच्चे उसकी तरफ देखते नहीं हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, आप भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर बच्चों की यही आदत होती है। तो अमेंडा की मॉम ये कहना चाहती है कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो मेरी तरफ प्लीज़ देखा करो। नाउ इस बात पर अमेंडा रिएक्ट करती है, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। Rapunzel क्या होती है? Rapunzel is a girl in a fairy tale। Rapunzel एक गर्ल है एक परियों की कहानी में, जिसको एक विच उठाकर ले जाती है और एक टार में कैद कर लेती है। उसके बाल जो थे वो बहुत गोल्डन थे और बहुत ज़्यादा लंबे और मजबूत हुआ करते थे। तो जब भी उस विच को वापस अपने टार में आना होता तो रपोंजल अपने बालों को टार से नीचे डाल देती थी और विच जो थी वो उन बालों पर चढ़ के वापस से टार में आ जाया करती थी। ट्रैंक्विल मीन्स काम और क्वाइट, एंड रेयर मीन्स अनकॉमन, मतलब जो काम ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो अब अमेंडा क्या कह रही है कि वो बिल्कुल रपोंजल की तरह है और उसको किसी की केयर की ज़रूरत नहीं है। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसको कोई विच आए उठाकर ले जाए और उसको टावर में बंद कर दे, ताकि वो टावर में क्या कर सके, कामली क्वाइटली रह सके, क्योंकि जो टावर की लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। और फिर वो कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, कि मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर्स होंगे, अगर कोई विच मुझे टावर में ले जाए तो मैं उनको कभी भी टावर से नीचे नहीं डालूंगी।
अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो जब शांति से रह रही हो तो कोई भी आकर उसको उसकी मॉम की तरह डिस्टर्ब करे। वो अपनी मॉम को यहाँ पर विच से कंपेयर करती है कि अगर वो बालों को टावर से नीचे डाल देगी तो वो क्या होगी, बालों से चढ़ के वापस टावर पे आ जाएगी और फिर उसको कमांड करेगी। तो कहती है वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं डालेगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Here, sulking means be in a bad mood, means to be upset. And moody means unstable, मतलब जिसका मूड बार बार चेंज होता हो. And nagged means to harass someone. तो यहाँ पर अमेंडा की मॉम उससे क्या कहती है कि बार बार ऐसे छोटी छोटी सी बातों पे मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा, बार बार अपसेट होना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो अब, और अगर कोई तुमको ऐसी सिचुएशन में देखेगा तो उसको ये लगेगा कि मैंने तुमको हैरेस किया है, मैंने तुमको डांटा है अमेंडा, तो ये सब करना यहाँ पर बंद करो। तो अमेंडा की मॉम, जैसे किसी की भी मॉम होती है, वो अपने किसी भी बच्चे को बिना मतलब में फालतू में नहीं डांटती है। अमेंडा की मॉम भी उसको क्यों डांटती है, क्यों बार बार इंस्ट्रक्ट करती है, ताकि उसकी बैड हैबिट्स वहाँ पर छूट जाएं। लेकिन अमेंडा जो है वो इस एज में बाकी बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो चुकी थी। अब वो अपनी मॉम की छोटी छोटे इंस्ट्रक्शंस, उनकी कमांड को अच्छा नहीं मानती थी और वो उनको अपोज किया करती थी। वो सोचती थी कि उसकी मॉम जो है वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है, उसको उनसे छुटकारा चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम उसके साथ रहे, और वो शांति में अपना जीवन को बिताना चाहती थी अपने हिसाब से। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इन द एंड लेट्स सम अप द पोएम वंस अगेन। पोएम की स्टार्टिंग होती है अमेंडा नाम की एक गर्ल के साथ, जिसकी मॉम उसको अलग अलग कामों को ना करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है। वो उससे कहती है कि अपने नेल्स को मत चबाओ, अपने कंधे मत उचकाओ, स्लाउचिंग ना करो। बट अमेंडा जो है वो उसकी सारी बातों को अपोज कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करे, वो जैसा रहना चाहती है उसको वैसा ही रहने दे। तो अमेंडा क्या सोचती है, वो सोचती है कि वो एक एमरल्ड सी में चली जाएगी, जहाँ पर वो बिल्कुल एक मरमेड की तरह ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग करेगी और वहाँ पर रिलैक्स्ड होकर रहेगी और कोई भी उसको परेशान करने नहीं आएगा। इसी तरीके की अलग अलग बातों के ऊपर अमेंडा जो है वो अपनी मॉम को अपोज करती है, लेकिन वो उनसे कुछ कहती नहीं है। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही है। जब अमेंडा की मॉम उससे कहती है कि तुमने अपना होमवर्क किया, अपना कमरा साफ किया, जूते साफ किए कि नहीं किए, तो अमेंडा इतनी ज़्यादा चिढ़ चुकी है अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शंस से कि वो ये नहीं चाहती कि उसकी मॉम रहे। वो ये चाहती कि वो बिल्कुल ऑर्फन हो जाए, अनाथ हो जाए, उसके माँ बाप उसके साथ ना रहे, जिसके कारण से उसको क्या मिल जाए, शांति मिल जाए और उसको फ्रीडम मिल जाए। देन उसकी मॉम उससे चॉकलेट खाने को कभी कभी मना करती है और कहती है कि मेरी तरफ ध्यान दो जब मैं तुमसे बात करूं। तो अमेंडा का मानना ये है कि वो बिल्कुल रपोंजल की तरह है और उसको किसी की केयर की ज़रूरत नहीं है। वो ये चाहती है कि उसको भी रपोंजल, जो कि एक फेरी टेल में एक प्रिंसेस थी, उसको एक विच उठा ले गई थी, वैसे ही उसको भी कोई ले जाए और एक टार में बंद कर दे। और जैसे कि विच रपोंजल के हेयर पे चढ़कर वापस आ जाती थी, तो वो कभी भी अपने हेयर्स को टावर से नीचे नहीं डालेगी ताकि वो विच वापस से ऊपर आ सके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। यहाँ पर अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको डिनोट किया है ए से, एंड स्ट्रेट जो कि किसी से भी राइम नहीं करता तो उसको डिनोट कर दिया गया है बी से। तो यहाँ पर राइम स्कीम पहले स्टेंजा में क्या निकल के आती है, ए बी ए। सेकेंड स्टेंजा में जो राइम स्कीम है उसमें सी, मी एंड ब्लिसफुली आपस में तीनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो इनको हमने डिनोट किया है सी से, जिसके कारण यहाँ पर राइम स्कीम निकल के आती है सी सी सी। और जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा में ए बी ए राइम स्कीम निकाली थी, और क्योंकि हम ए बी और सी तीनों ही लेटर यूज कर चुके हैं और यहाँ पर जो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है शू, ये किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हमने डिनोट किया है डी से। तो यहाँ पर राइम स्कीम निकल के आती है ए डी ए। और सेम उसी तरीके से स्ट्रीट, फीट एंड स्वीट आपस में राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइम स्कीम हमको मिली है ई ई ई। एंड इन द सेम मैनर इसके नेक्स्ट स्टेंजा में जो राइम स्कीम है वो है ए एफ ए, एंड उसके नेक्स्ट जी जी जी। एंड लास्ट स्टेंजा में हमको राइम स्कीम देखने को मिलती है वो है ए
HA। आई होप आपको राइम स्कीम पोएम की समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से निकाली गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। इन स्टैंजा नंबर फर्स्ट जो पहला हमारा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है वो हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। तो लाइन नंबर फर्स्ट डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा एंड लाइन नंबर सेकंड डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। इन दोनों लाइन्स की शुरुआत हुई है डोंट वर्ड से, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लिटरली डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस इज द यूज ऑफ वॉवल साउंड एंड इट इज यूज्ड इन डोंट हंच योर शोल्डर्स। यहाँ पर ओ साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डोंट हंच योर शोल्डर्स में एसोनेंस लिटरली डिवाइस का यूज़ किया गया है। द नेक्स्ट लिटरली डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड। तो यहाँ पर स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पर स्टॉप दैट स्लाउचिंग में एस वर्ड प्रोमिनेंट है एंड सिट अप स्ट्रेट में जो एस साउंड रिपीट हो रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एंड देन जो इस स्टैंजा में लास्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन इज अ रिपीटेटिव यूज ऑफ अ वर्ड इन अ स्टैंजा। यहाँ पर स्टैंजा 1 में अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड अमेंडा इज फॉल अंडर रिपीटेशन लिटरली डिवाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर जो पहला लिटरली डिवाइस यूज हुआ है वो हुआ है मेटाफर। मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनमें एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन होती है, द यूज ऑफ वर्ड इमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ इमरल्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज एल्यूजन। सो एल्यूजन में हम किसी वेल नोन चीज़ को डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर मरमेड वर्ड इज़ अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर, तो हम लोग कह सकते हैं कि मरमेड वर्ड में एल्यूजन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लिटरली डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज़ इमेजरी। इमेजरी में हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिनसे हम लोग उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। सो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में हमें यहाँ पर इमेजरी लिटरली डिवाइस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली से हम वो किस तरीके से ड्रिफ्ट करना चाहती है एज अ मरमेड एक लैंग्वेज इमर्ज सी में, ये हमको इमेजिन करने में आसानी हो रही है कि वो खुशी खुशी ड्रिफ्ट करना चाहती है। एंड ड्रिफ्टिंग वर्ड से ये पता चलता है कि वो लहरों के साथ धीरे धीरे बहना चाहती है, तैरना चाहती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया गया है। इन नेक्स्ट स्टैंजा जो फर्स्ट हमारा लिटरली डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा मैं आपको बता चुका हूँ रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। तो पहली और दूसरी लाइन में जो डिड यू वर्ड्स हमारे यूज हुए हैं वो एनाफोरा के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट लिटरली डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड। सो थॉट टोल्ड यू योर शूज, यहाँ पर हमें ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिल जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोनेंस लिटरली डिवाइस का यूज़ हुआ है। सो नेक्स्ट जो लिटरली डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज रेपिटेशन। और रेपिटेशन में यहाँ पर जो वर्ड बार बार यूज़ हुआ है वो है अमेंडा। इन दिस स्टैंजा यहाँ पर जो लिटरली डिवाइस यूज हुआ है दैट इज मेटाफर। एंड मेटाफर का यूज हुआ है साइलेंस इज गोल्डन में एंड फ्रीडम इज स्वीट में। साइलेंस इज गोल्डन में साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन कलर की तरह ग्लोरियस माना गया है, उसको गोल्डन कलर से कंपेयर किया गया था। एंड फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट। और फ्रीडम का जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्वीट हमने कंपेयर किया है कि जब फ्रीडम किसी को मिल जाती है तो जैसा कि हमको स्वीट खाने पे महसूस होता है अच्छा, वैसा ही हमको फ्रीडम मिलने पे भी होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में जो फर्स्ट लिटरली डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ ए वॉवल साउंड। और यहाँ पर यू लुक एंड टू यू यहाँ पर ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड प्लीज मी व्हेन स्पीकिंग यहाँ पर ई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोनेंस लिटरली डिवाइस का यूज़ हुआ है। एंड अगेन जो नेक्स्ट हमारा लिटरली डिवाइस है दैट इज रिपीटेशन बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड अमेंडा।
इस स्टैंजा में जो फर्स्ट लिटरली डिवाइस हमारा यूज हुआ है दैट इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एल्यूजन किसी फेमस चीज के लिए डायरेक्ट इंडिकेशन होता है। और यहाँ पर रपोंजल जो कि एक फेमस फेरी टेल का कैरेक्टर है, इसकी तरफ इंडिकेशन दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्यूजन का यूज हुआ है। नेक्स्ट लिटरली डिवाइस इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज द यूज ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड, और ये कहीं पर भी हो सकते हैं, हमारे वर्ड के बीच में, वर्ड के एंड में, या फिर वर्ड की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आर साउंड आप लोग देख पा रहे होंगे बार बार यूज हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। नाउ इन दिस लास्ट स्टैंजा जो हमारा फर्स्ट लिटरली डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन, एंड एलिट्रेशन का यूज हुआ है स्टॉप दैट सल्किंग में। यहाँ पर एस साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। एंड जो लास्ट हमारा लिटरली डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो है रिपीटेशन। एंड रिपीटेशन क्यों यूज हुआ है अभी तक आपके समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव यूज ऑफ वर्ड अमेंडा। Thank you for watching this video. If the video was helpful and you have understood the poem, then like the video and share it with your friends and family. To watch more videos like this, subscribe our channel Abhishek Academics. Thank you.